ओके, चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक बार मैं कल का दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हम अपने शरीर को दो खड़े भागों में बांटते हैं, लेफ्ट और राइट। जो राइट पार्ट है वो मेल एनर्जी है और जो लेफ्ट पार्ट है वो फीमेल एनर्जी है। इसी तरीके से हम दो समतल भागों में शरीर को नाभि से बांटते हैं। नाभि से ऊपर मेल पार्ट है और नाभि के नीचे फीमेल पार्ट है। चाहे कोई भी मेल हो या फीमेल हो, हम डिवीज़न इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद नाभि वाले क्षेत्र को या पेट को हम तीन समतल भागों में बांटेंगे। 4 उंगली नाभि के ऊपर जब रखते हैं बीच का पॉइंट, तो 4 उंगली जो नाभि का क्षेत्र है, नाभि के 2 उंगली ऊपर जो क्षेत्र आएगा वो अपेंडिक्स का क्षेत्र कहलाएगा। जो पेट का हिस्सा है अगर वो फूला हुआ है, टाइट है, तो इसका मतलब अपेंडिक्स में प्रॉब्लम आई हुई है। वहीं अगर नाभि का क्षेत्र उसमें कवर होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आई हुई है। और अगर नाभि से 2 उंगल नीचे प्रॉब्लम आई हुई है तो हम ये मान के चलेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आई है। तो उसी के अनुसार हम लोग उपचार का चयन करेंगे। इसके बाद हमारे जो शरीर को 3 भागों में बांटा गया है, पहला है बाहरी स्वरूप, दूसरा है भीतरी स्वरूप और तीसरा है आंतरिक स्वरूप। बाहरी स्वरूप वो स्वरूप है जो हमें फ्रंट पोज में या हमारे सामने दिखाई देता है। इसमें अगला और पिछला हम दोनों को काउंट करते हैं। भीतरी स्वरूप में सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं और आंतरिक स्वरूप में उनकी कार्यविधि आती है। यहाँ पे जब हम शरीर के बाहरी स्वरूप की बात करते हैं तो इसको हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। पहला सिर, दूसरा गर्दन, तीसरा धड़, चौथा 2 हाथ और पांचवा 2 पैर। इसके बाद जो हमें अंग दिखाई देते हैं, यानी जो बाहरी अंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे हथेली, कोहनी, कंधे, आँख, नाक, मुंह, इसको हम प्रत्यंग कहते हैं। यानी जो 5 थे वो अंग थे और जो बाकी सपोर्टरी हैं, घुटना, एड़ी, उंगलियां, इनको हम प्रत्यंग कहते हैं। इसी तरीके से हम शरीर के भीतरी स्वरूप को देखते हैं तो इसमें हम चार चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला है अंग, जिसमें जो हमारे बेसिक ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्रेन है, पेनक्रियाज है, लंग्स हैं, किडनी है, ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद सपोर्टरी अंग होते हैं जिनको उपांग बोला जाता है, जो अंगों को उनके स्थान पर बांधे रखती हैं और शरीर को आधार देने का काम करती हैं। इसमें लिगामेंट्स आते हैं, कार्टिलेजेस आती हैं, जॉइंट्स आती हैं, बोन्स आती हैं, मसल्स आती हैं, आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। तो ये चीज़ें इसमें काउंट की जाती हैं। इसके बाद ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं। ये हमारी सेंसरी ऑर्गन्स और सेंसरी नर्व्स हैं जो हमारे बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती हैं। ज्ञानेंद्रिय 5 होती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसी तरीके से कर्मेंद्रिय भी 5 होती हैं: मुख, गूदा, उपस्थ और पैर। यानी जो सेंसेशंस सॉरी जो वर्किंग में रहते हैं, जो पार्ट वर्किंग करते हैं, उनको कर्मेंद्रिय बोला जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों को सेंसरी नर्व्स कनेक्ट करती हैं और कर्मेंद्रियों को मोटर नर्व कनेक्ट करती है। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हम ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के साथ साथ सेंसरी और मोटर नर्व्स को काउंट करते हैं या नर्वस सिस्टम को काउंट करते हैं। उसके बाद ग्रंथियाँ आती हैं। ग्रंथियों में पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल है, ये सारे हमारे ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा साइंस अभी इनको मानता है, लेकिन इसके अलावा हम और भी ग्लैंड्स मानते हैं। वो जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो उसमें धीरे धीरे काउंटिंग में आ जाएंगे। जैसे हम शरीर में मानते हैं कि ये 3 प्रकार की नालियाँ होती हैं जो शरीर को आधार प्रदान करती हैं। श्वास प्रणाली उन्हीं के द्वारा चलती है। हालांकि वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, पर हम उनको मान के चलते हैं, जिसमें ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना आती है। तो इस तरीके से और भी कई चीज़ें हैं जो ग्रंथियों में काउंट की जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने लिया है तो हम यहाँ पे फिजिकल ग्रंथियाँ लेते हैं। इनका अपना एक कार्य होता है, अपना एक स्थान होता है और ये 2 तरीके की होती हैं, एक्सोक्राइनल और एंडोक्राइनल। जो एक्सोक्राइनल है वो डायरेक्ट सॉरी जो एक्सोक्राइनल है वो इनडायरेक्ट वे में खून में अपने टॉक्सिन्स, अपने जो जूसेस होती हैं, सिक्रेशंस होते हैं, उनको छोड़ती है।
जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। और जो एंडोक्राइनल होती हैं वो डायरेक्ट खून के अंदर अपने हार्मोन्स को छोड़ देती हैं। इसके बाद शरीर का आंतरिक स्वरूप आता है। आंतरिक स्वरूप में हम लोग केवल इसके अंदर जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स से और जो भी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री थी और जो ग्रंथियां हार्मोन्स हार्मोन ये ग्लैंड्स थे, इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इनके कार्य प्रणाली होती है, उसको काउंट किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने कल लास्ट ये स्लाइड करी थी जिसमें हमने देखा था कि बॉडी एक यूनिट की तरीके से पूरे यूनिट की तरीके से काम करती है, जिसका निर्माण सबसे छोटी इकाई सेल के रूप में होता है। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यूज़ कहलाता है। टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और एक कंप्लीट सिस्टम, जब कई सिस्टम मिलके एक यूनिट के रूप में सामने प्रकट होते हैं तो उसको हम बॉडी कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है सेल। सेल के अंदर, इसके अंदर जैसे साइंस तो इसमें बहुत कुछ बताती है, पर हम लोग दूसरे दृष्टिकोण से सेल का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सेल में आउटर लेयर दे रखी है, ये सेल की आउटर लेयर है और ये सेल है। इसी तरीके से सेल में इनर सर्कल में एक और छोटा सेल है जिसको न्यूक्लियर बोला जाता है। इस न्यूक्लियस में जो हमारे डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, वो रहते हैं। यानी इसमें हमारी बॉडी की पूरी जो भी हिस्ट्री है, जो भी उसकी याददाश्त है, वो पूरी की पूरी इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में, इस न्यूक्लियस में रहती है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत छोटी सी झिल्ली होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसी तरीके से सेल के बाहर भी जो लेयर होगी उसमें भी म्यूकस होगा, तो उसको हम, जैसे अंदर की झिल्ली थी उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे थे, तो बाहर जो सेल की झिल्ली है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें एक छोटा सा सेल, उसके अंदर भी सेल जैसी एक और इकाई है, सिर्फ चेतना का अंतर उसमें आता है। जो छोटी सेल इकाई है उसके अंदर विश्व चेतना पाई जाती है। विश्व चेतना का मतलब यह है कि इसमें हमारी पूरी पीढ़ियों का जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, वो भरा पड़ा है। अगर हम उसका सही से अध्ययन करें तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं, पर अभी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है तो उतना गहरा जानना लगभग नामुमकिन है आज के समय में। तो हम लोग उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं सेल को, तो हम उसी दृष्टिकोण से उस बातों को मानते हुए चलेंगे। तो सेल में इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से आप गिनना चालू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, रफ ईयर है, हम राइट साइड से गिन रहे हैं। रिबोसोम्स हैं, स्मूथ ईयर है, लाइजोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, साइटोप्लाज्म है। हमने इसके अंदर कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। सेल एक भट्टी है जो शरीर के लिए भोजन का निर्माण करती है। यानी एक सेल एक भट्टी है जो भोजन का निर्माण करती है और उस सेल को जीवित रखती है। जब ये सेल वृद्ध अवस्था में पहुंचता है तो ये आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उससे एक नए सेल का क्रिएशन हो जाता है, और बाद वाला जो सेल होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो एक सेल की जो जिंदगी है वो लगभग 120 दिन की होती है। 120 दिन में वो पैदा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो उसकी 120 दिन की है, पर हमारे खान पान के प्रभाव से, हमारे रहन सहन से, हमारे डे रूटीन से उसकी जो ज़िंदगी होती है वो छोटी भी हो सकती है। तो हम कभी भी ये मान के नहीं चलेंगे कि सेल की ज़िंदगी 120 दिन की है। हम ये मान के चलेंगे कि हमारे रहन सहन, खान पान का जो प्रभाव है वो सेल की ज़िंदगी को प्रभावित करता है, और ये छोटी, कम और ज़्यादा हो सकती है। अब जो दूसरा एंगल है वो ये है कि सेल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में 3 दशाएँ होती हैं, वात, पित्त और कफ। जो कफ की दशा है वो किसी भी अवस्था की प्रथम अवस्था मानी गई है। यानी अगर मैं एक बच्चे की बात करूं तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर सबसे पहला जो प्रभाव आता है वो कफ का आता है। उसके बाद बच्चा जवान होता है, जवान होता है तो हम उसे पित्त की अवस्था का बताते हैं, और उसके बाद बच्चा जो है वो वृद्ध होता है। तो जब वो वृद्ध होता है तो हम बताते हैं कि अब ये वात अवस्था में है। इसी प्रकार जो सेल का जीवन है, जब वो छोटा होता है, क्रिएट होता है, तो वो कफ की अवस्था में होता है। जब वो युवा होता है तो वो पित्त की अवस्था में होता है, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होने लगता है उस समय वो वात की दशा में होता है।
तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हम केवल माइटोकॉन्ड्रिया को लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक भट्टी है जिसे यदि हमने उस समय जलाया जब उसका जन्म हुआ तो वो कफ प्रवृत्ति की कहलाएगी। उस समय उसमें आग थोड़ी धीमी होगी, उसके बाद भट्टी धीरे धीरे गर्म होना चालू होगी और तेजी से गर्म हो जाएगी, तो वो पित्त की अवस्था कहलाएगी। और जब भट्टी में आग खत्म हो जाएगी लेकिन वो सुलगने लगेगी तो वो उसकी वृद्ध अवस्था कहलाएगी। इस तरीके से जो सेल का जीवन चक्र रहेगा, उसको जो भी भोजन प्राप्त होगा वो भट्टी की कंडीशन के अनुसार प्राप्त होगा। तो जो कंडीशन भट्टी की रहती है उसी के अनुरूप सेल की दशा को मानेंगे हम लोग। अब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, उसकी बातों में ड्राइनेस दिखाई दे या दिखाई दे या गति दिखाई दे, चलती हुई कोई चीज महसूस हो वो जो बहुत तीव्र गति से काम कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति वात प्रकृति का है। तो उसके शरीर में अधिकतर सेल्स आपको वात प्रकृति के, वात नेचर के ही मिलेंगे, क्योंकि जब सारी इकाइयों में अंतर आएगा तब सबसे छोटी इकाई में भी अंतर आएगा, तो वही उसके व्यवहार में अंतर भी आएगा। इसी तरीके से जब व्यक्ति तीखे स्वभाव वाला हो, मिर्च मसाले पसंद करने वाला हो, तो उसकी जो प्रवृत्ति बनती है वो पित्त की बनती है। उसी प्रकार जो सेल होगा, जब भट्टी बहुत तेजी से जल रही होगी तो उसके शरीर में लाल रंग के दाने निकलेंगे, बीपी बढ़ने लगेगा, गर्मी लगने लगेगी, तो इसे हम पित्त की अवस्था बोलेंगे। और जब हम ये देखेंगे, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब हम ये देखेंगे कि जो सेल है वो बहुत धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और बॉडी के अंदर पानी छोड़ता जा रहा है या बॉडी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम सेल को कफ प्रवृत्ति का मान के चलेंगे। तो मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था जिसमें गति दिखाई दे और ड्राइनेस दिखाई दे वो वात की अवस्था है। उस समय सेल्स पर, बॉडी के ऑर्गन्स पर, बॉडी की फंक्शनिंग पर वात का प्रभाव होगा। जब गर्मी दिखाई दे, लाल रंग के निशान दिखाई दे, कालापन दिखाई दे, तो वो पित्त की अधिकता है, तो सेल पे पित्त का इफेक्ट माना जाएगा। और जब शरीर में नमी या चिपचिपापन दिखाई दे तो वो कफ की अवस्था मानी जाएगी, तो उस समय बॉडी में सेल्स में कफ की अधिकता मानी जाएगी। आपकी बॉडी पे जो भी सिम्टम आते हों वो आप रिलेट कर सकते हैं कि ये वात है, पित्त है या कफ है। आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर, अलग अलग सेल्स में प्रकृति अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, आपने देखा होगा कुछ बच्चों के चेहरे पे लाल दाने होते हैं, तो लाल दाने रक्त को इंडिकेट करते हैं, यानी वो पित्त प्रकृति का है। अगर वही दाने वाइट कलर के हों तो हम वो इंडिकेट करते हैं कफ को, कि उसकी बॉडी में कफ बिगड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज़ के चेहरों पर काले धब्बे आ जाते हैं, जेंट्स के चेहरे पर धब्बे आ जाते हैं, तो ये बॉडी में हीट बढ़ने के कारण होते हैं, तो ये पित्त के लक्षण है। वहीं अगर किसी की बॉडी का रंग उड़ जाए, जो मेलानिन की कमी हो रही है, तो इसका मतलब बॉडी में वात अधिक मात्रा में बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम इजीली किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल का एक छोटा सा ब्यौरा था, जो हमने सेल के थ्रू जाना कि प्रकृति क्या है और कैसे काम करती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ कि इनको खाना कैसे मिलता है। देखिए, हमारे पास एक कमरा है जो चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, उसके अंदर एक भट्टी सुलग रही है, हमने उसमें आग लगाई है और वो धीरे धीरे जलना चालू हो रही है। उस कमरे में दरवाज़ा और खिड़की कोई नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र हैं। तो जब भट्टी सुलगनी चालू होगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, तो भट्टी जलेगी। ठीक है, अब जब भट्टी जलेगी तो वो धुआं क्रिएट करेगी, तो भट्टी में ऑक्सीजन मिलने की वजह से, क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं, ऑक्सीजन मिलने की वजह से भट्टी बहुत तीव्र गति से जलने लगेगी। ऐसा करने से जो धुआं उठेगा वो ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर से धुआं उन छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, जबकि नीचे का जो लेवल होगा वहां से धुआं नहीं निकलेगा, वहां से प्योर एयर आएगी जो भट्टी को सुलगाने का काम कर रही होगी। इसी तरीके से हमारे पूरे सिस्टम में, पूरे सेल सिस्टम में या बॉडी सिस्टम में, हमारे शरीर में सेल्स में स्पेस होता है जहाँ से एक तरफ से फूड का इंटेक होता है और दूसरी तरफ से उसकी जो वेस्टेज होती है वो बाहर निकल रही होती है। तो ये सेल का पूरा एक छोटा सा ब्यौरा था। आप लोगों में से अगर इसमें, इसके बारे में किसी को थोड़ा सा कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब आगे है टिश्यूज़। विभिन्न प्रकार के सेल मिलके ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो एक टिश्यू कहलाते हैं।
और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम मुख्य 4 प्रकार के टिश्यूज़ को लेके चलते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो आपस में एक दूसरे से बांध के शरीर को जोड़े रखने का काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं आगे। इनको जो टिश्यूज़ होते हैं इनको ऊतक भी कहा जाता है। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे शरीर में जो बाहर से जैसे हमारा कान है या नोज़ है, उसके अंदर की जो लेयर होती है ये उसका निर्माण करते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर इनको बार-बार रब किया जाए तो इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो हमारे शरीर में जितने भी छिद्र होते हैं, जितने भी छिद्र हैं, जहाँ तक वो छिद्र जाते हैं, वहाँ तक पाए जाने वाले सारे टिश्यूज़ एपिथेलियल होते हैं। जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, वो मोस्टली इन्हीं के माध्यम से होते हैं। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि हड्डियों को बांध के रखने का काम करते हैं। मतलब हड्डियों को, अंगों को, मांसपेशियों को उनकी जगह पे बांध के रखते हैं और ढक के रखते हैं ताकि उनके जो ऊपर चोट है, उसका असर कम से कम पड़े। फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये इनमें ख़ास बात ये होती है कि इनको मूव किया जा सकता है, मतलब ये लचीले होते हैं। तो जहाँ पे भी हमें मूवमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये मस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं बोनी टिश्यूज़। ये बोन्स जिनसे हमारी हड्डियाँ बनी हुई हैं, हमारा जो कार्टिलेज बनता है, उसके अंदर अस्थि ऊतक पाए जाते हैं, बोन टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी मतलब इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये कहा जाता है कि ये स्टील की तरह होते हैं। तो ये हमारी हड्डियों को, हमारे सहारे को खड़ा करके रखने का काम करते हैं। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये टिश्यूज़ हमारे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो यदि हम रेगुलर अपनी तेल मालिश करते हैं या तेल का सेवन करते हैं खाने-पीने में और मिर्च मसाले कम खाते हैं, तो इनको बढ़ती उम्र के साथ भी स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो मोस्टली लोगों को बोन्स की दिक्कत रहती ही रहती है। उसका कारण यही है कि जो बोन टिश्यूज़ हैं वो वीक होते जा रहे हैं और बोन टिश्यू वीक होने का कारण है बॉडी के अंदर पानी की मात्रा में अंतर आ जाना। हमारी बॉडी में नॉर्मली 70% पानी पाया जाता है। तो यदि वो 70% से पानी कम होने लगे किसी भी कारण से, तो हमारे जो बोन टिश्यूज़ होते हैं वो वीक होना चालू हो जाते हैं। ये हमारे आधारभूत टिश्यूज़ हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के बोन टिश्यूज़ हेल्दी हैं, तो आप ये मान के चलिए कि व्यक्ति हर तरीके से हेल्दी होगा। आगे तंत्रिका ऊतक हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। इनका जो काम होता है वो ये होता है कि जब भी कोई सिग्नल पास होता है तो ये अपनी टेल से सिग्नल को लेते हैं और हेड से दूसरे टिश्यू की टेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे किसी ने हमारे पैर को छुआ, तो पैर को छूते ही आभास होता है कि किसी ने छुआ और ये जो आभास होता है सिर्फ कुछ सेकंड्स, मतलब सेकंड्स क्या, अभी नैनो सेकंड्स में हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है कि हाँ कुछ हुआ। तो ये जो कुछ होने का आभास होता है ये तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यूज कराते हैं। ये टेल टू हेड संवेदनाओं को आगे की ओर पहुंचाते हैं। अगर ये टिश्यूज वीक पड़ जाते हैं तो हमारी जो सेंसेशंस होती हैं वो वीक होने लगती हैं। अब यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा मैं, आपके जैसे मान लीजिए 4 उँगलियाँ हैं, दोनों हाथों में 4-4 उँगलियाँ होती हैं और 1 अंगूठा होता है। अगर आप अपने उँगलियों के पोर्स को उस अंगूठे की सहायता से मलेंगे, तो आप पाएँगे कि आपके हर उँगली में सेंसेशन अलग-अलग है। उसका रीज़न ये रहता है कि हमारे जो उँगलियों के तंत्रिका ऊतक होते हैं, ये मोस्टली किसी न किसी कारण के कारण उँगलियों में वीक पड़ जाते हैं। और ये सिर्फ़ उँगलियों का तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ये बहुत जगह से वीक हो सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कहीं छूते हैं और वो कहता है मुझे छूने का आभास नहीं है, तो इसका सीधा-सा मतलब ये है कि उसके जो नर्वस टिश्यूज़ हैं, उस एरिया में वीक पड़ गए हैं या डेड हो गए हैं। हालाँकि पूरी तरह डेड कभी नहीं होते, पर वीक पड़ जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अपनी उँगलियों को अंगूठे के पोर से टच करिए और हल्के-हल्के महसूस करिए। आप देखेंगे कि हर एक उँगली के जो टचिंग है वो अलग-अलग आ रही है। तो जिस उँगली में भी आपको टचिंग में प्रॉब्लम आएगी, वो आपका जो तत्व है, जो हमारा पंचमहाभूत का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ लागू हो जाता है और उससे संबंधित आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो चुकी होगी या हो रही होगी।
आप एक बार कोई एक जना इसमें मुझे बताए कि उसने महसूस किया कुछ अलग उंगलियों में। जी सर, आवाज आ रही है। जी जी, किसी ने मेरी अपनी उंगलियों को महसूस किया? हाँ जी सर, मैंने महसूस किया है। जो जी रिंग फिंगर है उसमें मेरी सेंसेशन डिफरेंट है देन अदर फिंगर्स में। जो ओ, हमारी जो कहते हैं ना, जिसमें हम लोग रिंग पहनाते हैं, वो जी पृथ्वी तत्व। हाँ जी। देखिए, अब यहाँ पे अगर पृथ्वी तत्व की बात करी जाए, जैसा आपने बताया पृथ्वी तत्व है, अगर पृथ्वी तत्व की बात की जाए तो जिसका पृथ्वी तत्व कमजोर होगा उसका, सबसे पहले मैं शरीर से जोड़ता हूँ, बोन्स में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा। तो बोन से रिलेटेड जहाँ जहाँ बोन्स टिश्यूज होते हैं वहाँ वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कार्टिलेज का वीक होना, बोन्स में बोन्स का वीक होना यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसके अलावा प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चल के देखें, थोड़ा सा आध्यात्मिक वे में ले जाके इसको अगर हम देखें, तो ये इंडिकेट करता है हमारी हड्डियों को, और हड्डियाँ यानी हमारे शरीर का आधार, और आधार इंडिकेट होता है मंगल, यानी कि हमारे जो मंगल ग्रह है उसके द्वारा। तो जिसके शरीर में मंगल की अधिकता या कमी होगी उसे रक्त से संबंधित रोग होंगे। देखिए, मैं जानता हूँ इस समय मैं आपको बहुत ज़्यादा आगे का पढ़ा रहा हूँ, पर मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप बहुत सारे डायग्नोसिस कर सकते हैं। हालांकि आप आगे इन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो रक्त के दोष हो सकते हैं, पिता, बड़ा भाई, ताऊ जी, इनको रिलेशंस में, इनके साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती हैं, रक्त की दोष हो सकते हैं। और जो आधार है, आधार यानी अगर जैसे लेडी हैं तो हस्बैंड आधार हैं, तो ऐसे केस में आधार में कमजोरी आ सकती है। अब यहाँ पे अगर मंगल स्ट्रांग है, अगर ये विशेष रूप से हड्डियों के लिए कुछ करती हैं, तो इन सब से संबंध जो है अच्छे, बहुत अच्छे हो सकते हैं या बहुत कमज़ोर हो सकते हैं, अगर हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं तो किरण जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो कुछ मैंने बताया वो लगभग कैसा है, इसमें कितनी बातें सही कितनी गलत है? इसमें से सर जो फर्स्ट आपने सेक्शन बताया मुझे अभी, कि जिसमें कि कंसीविंग वाला जो बताया, ये हम्म, काफी हद तक सही है। क्योंकि 2014 में जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से ही मुझे जो है वो अपना जो बोन्स के ऊपर एक प्रेशर फीलिंग रहता है, हम्म, जिसमें कि मुझे ये फीलिंग रहती है कि मुझे जैसे वॉकिंग करने में कभी कभी नीज में खिंचाव आ जाता है, काक्स में खिंचाव आ जाता है। तो ये तो तब से ही चल रहा है। ओके। और आपको ऐसा लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है आपके शरीर में, इस कारण ये समस्याएं क्रिएट होंगी। हाँ तो डाइजेशन में मतलब हाँ छाती में जलन हो सकती है, खाने की भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है, उसके बावजूद आप पतले होते चले जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। सर, भूख तो अभी नहीं लग रही है इतना, लेकिन हाँ, जैसे हीट जैसी धूप में हम्म, मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सुइयां जैसे चुभ रही है या इचिंग की फीलिंग्स होती है, मतलब। और साथ के साथ जो है मुझे धूप पसंद नहीं होती, मतलब जैसे कहते हैं ना, हीट में चली गई तो मुझे धूप हम्म, पसंद नहीं आती है। ओके। तो ऑलरेडी जो है वो तो बॉडी तो कलर तो बॉडी का डाउन हो ही रहा है, जी, साथ के साथ चल ही रहा है वो ओके, वो तो आप जानते ही हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। देखिए, इस तरीके से तो हम लोग बॉडी को डायग्नोज कर सकते हैं, केवल ये जान के कि आपके सेंसेशन कहाँ पे नहीं आ रही। तो हमारी बॉडी पूरी एक यूनिट है, जब आप उसे यूनिट के रूप में देखेंगे तो आप उसे इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। और किसी भी बीमारी में दवा देने से ज़रूरी है कि उसका ये जानना कि ये रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है। अगर हम उस कारण को जान लेते हैं तो हम उसे घर के जो साधारण मसाले होते हैं उनके द्वारा, फल सब्जियों के द्वारा, आटे के द्वारा, यानी किसी भी चीज़ के द्वारा उसका उपचार आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे, वो जब तक आप इस भूख को नहीं बढ़ाएंगे कि हम हर व्यक्ति में ये चीज़ देखें, अपने अंदर ये चीज़ महसूस करें, तब तक आप इन चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। और अगर मैं साइंस की बात करूं तो मैं जैसे आपको साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं दोनों तरफ की साथ साथ पढ़ाऊंगा, तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो बेटर है कि आप लोग खुद भी जो हमारी प्रॉपर साइंस है उसका अध्ययन करें, ताकि आपको जब किसी को डायग्नोज करें तो आसानी रहे। खैर, अब आगे चलते हैं। इसके बाद
तरल ऊतक होते सर हैं। एक जी बोलिए। सर आपने जो इन चिरंजीव बताया, तो इसमें वात बढ़ा हुआ है, ये कैसे डायग्नोज किया आपने जैसे? किस चीज़ में? वात आपने कहा ना, वात बढ़ा हुआ है इनके अंदर, देखिए सबसे पहली चिरंजी चीज़, के अंदर हाँ जी हाँ जी, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे वात। एक नियम है कि पित्त और कफ अपने अपने स्थानों पे रहते हैं, वो अपना स्थान नहीं बदलते, वात ही उनको आगे पीछे ले जाता है। पर किरण जी के केस में वात नहीं है, किरण जी के केस में जो है पित्त के रोग हैं। हाँ, पित्त बढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, जी। पित्त बढ़ा हुआ, पित्त से आपने डायग्नोज कैसे किया सर, मैं ये पूछ रहा था आपने देखा उनकी कि पित्त बढ़ा हुआ रिंग फिंगर पे सेंसेशन वीक थी। है। हाँ जी। इस कारण रिंग फिंगर इंडिकेट करती है पृथ्वी तत्व को, तो उनके शरीर में पृथ्वी तत्व की कमजोरी है। पृथ्वी तत्व यानी हमारे शरीर का आधार, आधार कौन है? तो बोन्स, यानी उनके जो बोन टिश्यूज हैं वो वीक हैं। उसी के थ्रू सारी लाइन पकड़ के मैं आगे बोलता चला गया। नहीं, बोन्स में सर आपने पित्त कैसे लगाया, मैं ये पूछ रहा था। बोन्स में मैंने पित्त नहीं लगाया, मैंने हाँ ये बोला कि उनकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। हेलो। हाँ सर, तो डायग्नोज कैसे किया कि पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब ये पूछ रहा हूँ ना, पृथ्वी तत्व से पित्त कैसे बढ़ा हुआ है मतलब? देखिए जब शरीर में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो पित्त हमेशा अधिक मिलेगा, और जब पित्त अधिक मिलेगा तो वो शरीर को जलाना चालू कर देगा, तो जो भी चीज़ उसके अंडर में आएगी वो जलने लगेगी, इसीलिए उनको वीकनेस आई है। तो अगर उनके पित्त को हम कमज़ोर कर देते हैं तो वो बैलेंस हो जाएंगी, और हम बनस्पत पित्त कमज़ोर करने के उनके कफ को बढ़ाएं तो उनकी बोन स्ट्रक्चर में स्ट्रांग हो जाए। यही चीज होती है ऐसे। देखिए यहाँ पे फिर दो सिस्टम देखेंगे। पहला सिस्टम हम सबसे नज़दीकी सिस्टम देखेंगे, रक्त का। यदि किसी कारण से रक्त का बहाव वहाँ पे रुक गया है तब पैर सो सकता है, लेकिन कुछ लोग रेगुलर शिकायत करते हैं कि हमारे पैरों में नमनेस रहती है। तो नमनेस रहने का मतलब ये है कि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आ चुकी है, यानी शरीर में जगह जगह पानी भरा हुआ है जो सेंसरी नर्व्स को, तंत्रिका ऊतकों को काम नहीं करने दे रहा है।